हालात हमारे ये हो गए कि हम खामोश हैं। हम ऑलमोस्ट चाहते थे कि हम इस खबर से मतलब इस छनकना परफॉर्मेंस के बाद छन से हमारे सपने भी टूटे। और ये नया वर्ड भी सीखा है। तो देखिए अब बात ये है कि अभी T20 वर्ल्ड कप शुरू ही हुआ है और उसमें ऑलरेडी सबसे बड़ा अपसेट हो गया है। नहीं मतलब साढ़ी हो रहे हैं हाँ, सब कुछ। मतलब ये नहीं हो सकता कि थोड़ा आगे जाके किसी और के साथ ये अत्याचार तो हो जाए। गाने से शुरू करने की तैयारी की हुई थी आज, लेकिन मौका नहीं मिला। मेगा इवेंट खेलने वाली 9 आमोस अमेरिका की T20 वर्ल्ड कप की टीम। नहीं बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा था। अच्छा आप को पहले से दे वुड बी साइंस, सो वो साइंस जो है ना नजर आना शुरू हो गए थे उनके, जब वो बांग्लादेश को हरा के आए हैं, कनाडा को हरा के इतनी बुरी तरह पिछाड़ कर आए हैं। उन्होंने कल पाकिस्तान को भी हरा दिया, उड़ा के रख दिया। आई एम सॉरी वी हैव टू यूज द राइट वर्ड। हमारे आसान खता थे। तो हमने वो मैच सुपर ओवर तक जाने दिया, उससे भी पहले बहुत कुछ वैसे तो हो रहा था। pathetic, I'm sorry, हमारी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, हमारा nothing was working out for us। तारीख साज मैच मुकर्ररा 20 ओवर्स में टाई हुआ और मुकर्ररा 20 ओवर्स के मैच में पाकिस्तान टीम 159 रन बना पाई थी। अमेरिका ने 3 विकेटों के नुकसान पर इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये रन बना लिए। दुनिया की टॉप टीमों में से एक पाकिस्तान को सुपर ओवर तक घसीट लिया। सुपर ओवर में अमेरिका ने 18 रन बनाए माशाल्लाह, उसमें 3 हमारी तरफ से वाइडें थीं, उस पर 2 रन भी बने और कितने 7 एक्स्ट्रा हमने दिए थाली में रखकर सुपर ओवर में। लेकिन पाकिस्तानी टीम 19 रन का हदफ हासिल नहीं कर पाई, बमुश्किल 13 रन बना सके। वो ये जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं ना, उन्हीं का फ़र्क है बेसिकली। इतने आपने मतलब कि घसीटा तो पता नहीं क्या किया, क्या वर्ड्स आपने यूज़ कर लिए। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ इट वाज अ बैड मैच टू बिगिन विद। वैसे तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स आ जाएंगे हमें बताने के लिए कि एक्चुअली क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था एंड ऑल दैट। लेकिन एक बात बताएं कि हमारी पता नहीं क्या हुआ है, टीम की वो स्टेट ऑफ माइंड वाइल गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप भी वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं थी। तो लिहाजा इट्स नॉट ए सरप्राइज एज सच। जो टीम परफॉर्म करती आ रही थी आयरलैंड इंग्लैंड में, वही उन्होंने जाके आगे पहले। अच्छा बाबर ने बहुत सारे ज़ाहिर कप्तान हैं अब हैं, तो फिर क्या अब उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और सुन लीजिए कि वो इस शिकस्त का जिम्मेदार किस चीज़ को ठहरा रहे हैं। मैं तो आपको ठहरा रही हूँ बस। क्यों? बस एमी सुन, टीम के अगेंस्ट अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वो जो सी भी टीम हो वो आपको ले दे जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि एग्जीक्यूट जो है वो हम अप टू द मार्क नहीं है। मेरी और सिद्धार्थ की जब पार्टनरशिप लगी तो हमने जो था वो कवर अप कर लिया, मोमेंटम अपनी तरफ ले आए। आई थिंक वहाँ पे फिर वही जो हमने विकेट लूज़ की बैक टू बैक, वो मेरे ख्याल से जो टर्निंग पॉइंट था। बॉलिंग भी हमें जो जितने हमारे पास बेस्ट बॉलर्स हैं हमें जो है वो ऐसा टोटल डिफेंड करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस पिच पे टोटल मेरे ख्याल से बेहतर था इस हमारे बॉलिंग के मुताबिक। यार ये वैसे क्यों इन्हें लगता है हमेशा कि टोटल बेहतर है कि ये बेहतर हो क्या? इन्होंने यही कहा है ना एंड में आखिरी लाइन, ये टोटल बेहतर था मेरा ख्याल है। अब अच्छा फॉरगेट एवरीथिंग, टोटल था या वो था, तो अभी तो हम पोस्टमार्टम ही कर रहे हैं। लेकिन आउट करने की आप क्या मैं उसको वर्ड यूज़ करूँ, 7 हमारे आउट हुए पाकिस्तान टीम के और फिर हमने ये स्कोर बनाया जिसमें वो आए, उन्होंने इसको भी बीट किया और अपने सिर्फ 3 आउट किए। अच्छा आई एम लुकिंग एट द क्वालिटी फ्रॉम ऑल द एंगल्स के हो क्या रहा था उधर। बट वंस अगेन लेट्स गो टू आवर गेस्ट बिकॉज़ मतलब हमारी बॉलिंग कल और अमेरिका की बॉलिंग का कंपैरिजन कल आप देख लें कि हमारा बॉलिंग अटैक दुनिया में पहचाना जाता है, माना जाता है, जाना जाता है और कल हमारे बॉलर्स की सिट्टी गुम थी और कुछ नहीं कर पा रहे थे। और ऑन द कॉन्ट्री अमरीकी बॉलर्स को आप देख लें, मतलब हमारी 7 विकेटें गिनी थी, हम उनकी 3 गिरा पाए। फुल टॉस की हम बात करते हैं ना, फुल टॉस की तो भरमार थी कल के मैच में। आखिरी ओवर जो हारिस रऊफ का था वो तो मैं कहता हूँ टॉर्चर था, कमज़ोर दिल वाले अफराद को तो नहीं देखना चाहिए था। फिर सुपर ओवर भी एक टॉर्चर ही था, सो काफ़ी कुछ टॉर्चरस था। सुपर ओवर एंड ऑनेस्टली दे कुड हैव वन एंड दे शुड हैव वन ऑलरेडी। सुपर ओवर में जाके मजीद घसीट के एक टॉर्चर देना कौम को, ये बहुत पेनफुल सिचुएशन हो गई थी।
बट आई विल स्टिल से इट वाज नॉट अ सरप्राइज। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पिछले बहुत देर से कोई खास नहीं है यार, सो इट वाज, अगर हम जीत जाते बहुत अच्छा लगता तो और थोड़ा सा सरप्राइज भी होता, लेकिन व्हाट हैपेंड is something that we have been going in that direction for a while। हमारे साथ हमारे गेस्ट आ गए हैं, तो आइए बात करते हैं। डाउन द हिल एक बॉल रोल हो रही होती है ना, वो बड़ी देर से नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई समझ रहा है कि अचानक से कोई बम्प आया है सड़क पे, नहीं। अच्छा जी, डेनिस में मैच था, मतलब पाकिस्तानी भरे हुए थे, सोल्ड आउट किस्म का स्टेडियम था, माहौल बड़ा जबरदस्त था। कोई हमारे पास है वहाँ के जी, लोग बहुत गुस्से में हैं, अफसरदा भी हैं। चलें दिखा दें यार थोड़े से, तो लोगों के जज्बात पहुँचाएं ना। हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं चली, आमिर की बहुत गलतियां हैं कि उन्होंने वाइड दी। बुरा की क्या, यूएसए से हार गए यार, अभी पहली टीम बनी है और उसे हार गए। इंडिया से नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, पहले भी कभी नहीं जीते, अभी नहीं जीतेंगे। तो नहीं थी, लेकिन एंड तक यही था कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन दो तीन बॉलें जो हमारी वाइड हुई है उसकी वजह से हार गए। बहुत ही डिसअपॉइंट। ये सूरत हाल है, डिसअपॉइंटेड बेटा हम सभी हैं। सो सिकू हमारे साथ मौजूद हैं और भट्टी साहब भी हैं हमारे साथ। सो भट्टी साहब, परसों ही हम आपको मिले थे और सिकंदर आपसे भी हमारी रोज़ी बात होती है। कहाँ से शुरू करें, कौन नुहा कुना होगा पहले? जी सिकंदर तो कहीं और ही देख रहे हैं, सिकंदर आप बताइएगा। As disinterested as we are, भट्टी साहब आप बताएं क्या तासुरात हैं आपके कल के मैच? क्या पूछना चाह रहे हैं? बस यही पूछना चाह रहे हैं, शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा पहले अब भट्टी साहब से शुरू कर लेते हैं। जी भट्टी साहब, 87 में जब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हुआ तो हैदराबाद के एक शायर थे इनायत हुसैन, प्रोफेसर इनायत हुसैन, उन्होंने एक नज्म लिखी थी, उसका एक मिसरा था कि जरा वर्ल्ड कप हो ले उसके बाद देखेंगे। तो पाकिस्तान टीम की जो कहानी है ये अजीब व गरीब कहानी है कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में उनके 12 मेन प्लेयर नहीं आए, 2 मैच हार गए, आयरलैंड से हार गए। हमने कहा नहीं जी बस अब हमारी तैयारी मुकम्मल है, अब वर्ल्ड कप होने वाला है। अच्छा, अब भट्टी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। और लोग जो अमेरिका गए हैं स्पेशली फॉर दिस टूर्नामेंट, मतलब लाखों का टिकट खर्च कर किसकी बात हो रही है? कुछ हैं फैंस, ऐसे आर्डेंट क्रिकेट फैंस होते हैं। अच्छा हाँ। तो अच्छा उन लोगों का तो जाहिर है और ज्यादा दिल टूटा हुआ है। वो हैं हमारे पास, उनकी गुफ्तगू है हमारे पास। जी सुनाए प्लीज। बहुत ही डिसअपॉइंट किया इन लोगों ने आज, बहुत ही ज्यादा। टीम सिलेक्शन से लेके आजम खान की टीम की कोई जगह नहीं बनती, फिर भी उसको खिला रहे हैं ना, उसको फील्डिंग आती है, पहली बॉल पे आउट हो गया। यहाँ पे चीज़ आ रही है, इसमें प्लानिंग का फुकदान है। आप ये देखें, सुपर ओवर में आपने फखर को भेजा, फखर इज ऑन अ नॉन स्ट्राइकिंग एंड, वो आपका मेन स्ट्राइकर है, तो उसको आपको सामने रखना चाहिए ना। बिल्कुल लॉस्ट है। आई मीन आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मिस फील्ड नहीं हुआ है, पाकिस्तान यहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे जा रहा है, भाई बॉल सामने है आपकी। किसान से जब मैं 6-7 साल की थी, फर्स्ट मैच देखा था, दिस वाज माय सेकंड वन, आई वाज लाइक अभी इस दफा जीतेगा, बट इट्स ओके, नेक्स्ट वन, यू नो, होप्स नहीं हारे तो पहला मैच जो है वो उसको साइम अयूब को मिडिल ऑर्डर में ले आए, लेकिन आजम खान को जाना चाहिए। टीम सिलेक्शन को बेहतर होना चाहिए। टीम सिलेक्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव इन आवर टीम। सो हमारे साथ सिकंदर बख्त, अब्दुल माजिद भट्टी तो हैं ही, लेकिन हमें साथ साथ क्रिकेट पे ही आज बात करने के लिए हामिद मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। दिल की भड़ास जो है ना वो ज़ारों ने निकाल ली है, तो हमने कहा व्हाई नॉट जी, हूएवर वांट्स टू जॉइन अस। तो आए मीर साहब, आपसे ही बात की आगाज़ कर लेते हैं। क्या कहेंगे, मतलब हमने तो ये बात कर ली है कि इवन व्हेन दिस टीम वाज गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, आयरलैंड से मैच, इंग्लैंड से मैच, तो हम बिल्कुल यही परफॉर्म कर रहे थे और हमने बिल्कुल उसी तरह ही परफॉर्म किया। नथिंग रियली अपसेटिंग फॉर अस, हमें तो एक्सपेक्ट भी नहीं खास करना चाहिए था। देखें हुमा, मैं बिल्कुल कोई दिल की भड़ास नहीं निकालूंगा और ना ही मैं भड़ास निकालता हूँ। हम जर्नलिस्ट हैं और फैक्ट्स पे बात करेंगे। देखें, सीधी सी बात है कि ये जो कल मैच था, इस मैच के बारे में मैं परसों सिकंदर बख्त साहब जो है उनका तबसरा सुन रहा था, और आप उनकी जो गुफ्तगू है उसको दोबारा गौर से सुने तो सिकंदर बख्त साहब को मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रहे थे पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में जी। और उसके बाद जो कल मैच हुआ है, इस मैच में आप ये देखें कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको टीम में देख के बड़ी हैरानगी हो रही थी, क्योंकि हम सिर्फ क्रिकेट के फैन नहीं हैं, क्रिकेट को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, बल्कि ये जो क्रिकेटर कल इस टीम में मौजूद है, खेल रहे थे, इनके साथ मेरा इंटरेक्शन भी रहता है, बहुत से उनके साथ रेगुलरली रहता है, ग्राउंड में भी रहता है, ग्राउंड के बाहर भी रहता है।
देखिए मुझे इस कल वाली टीम में आजम खान साहब जो हैं उनको देख के बड़ी हैरानी हुई कि जब रिजवान जो है वो बतौर विकेट कीपर टीम में मौजूद है तो इसका क्या काम है। अगर तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास होती तो फिर ठीक था। दूसरी बात मोहम्मद आमिर साहब जो है एक तो अब उनकी उम्र ऐसी नहीं है, दूसरी बात यह है कि उनका एक बैकग्राउंड है और फिर कल जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है वाइड बॉल पे वाइड बॉल, फिर जब सुपर ओवर तक बात पहुंच गई, यानी कि ये तो एक बहुत ही शर्म की बात थी कि अमेरिका जैसी एक नो आमूज टीम जो है वो घसीट कर पाकिस्तानी टीम को कान से घसीट कर वो सुपर ओवर तक ले गई। अब सुपर ओवर में जब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कौन ग्राउंड में आ रहा है, तो चाचा इफ्तिखार और उसके साथ फखर जमान। अब चाचा इफ्तिखार की मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों आया है। मैंने कहा हो सकता है कि रनिंग के लिए या एक सीनियर है, तो फखर जमान जो है वो स्ट्राइक एंड पे जाएगा, लेकिन मैंने देखा कि फखर जमान की बजाय चाचा इफ्तिखार जो है वो बॉल को फेस करने के लिए चला गया और फखर जमान को एक भी गेंद खेलने को नहीं मिली। तो इसके अलावा भी इस टीम में उस्मान खान साहब जो ओपनर के तौर पे आए, मुझे नहीं पता वो यूएई की टीम के प्लेयर हैं, पाकिस्तानी टीम के प्लेयर हैं, वो दोनों तरफ से खेलते रहते हैं, कभी उधर बैन हो जाते हैं, कभी इधर उनका प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है वो बड़े एक अच्छे हार्ड हिटिंग प्लेयर हैं, लेकिन कल तो जिस गेंद पे वो आउट हुए वो बिल्कुल एक आसान सी फ्लाइट गेंद थी और वो गेंद मिडल नहीं हुई और वो कैच आउट हो गए। तो मजमूई तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ क्रिकेट टीम की नाकामी नहीं है, ये जिन लोगों ने इस टीम को सिलेक्ट किया है ये उनकी नाकामी है। उनको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, इसकी बाकायदा एक इंक्वायरी होनी चाहिए। खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन जो हमारी जो चॉइस ऑफ प्लेयर्स है उस पे बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो क्रिकेट बोर्ड है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और कौम को बताना चाहिए। नंबर 1 आप हमें ये बताएं कि आजम खान साहब जो हैं वो आप किस बेस पर, किस मेरिट पर आप उनको टीम में लेके आए, आप हमें मेरिट बता दें उनका। उसकी भी वो तौजीहात देते हैं जी, वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, वो वेस्ट इंडीज विकेटों पे चल जाएगा। हर एक के पास अपनी तौजीहात है और सैड बात ये है मीर साहब, एंड हम अपने बाकी पैनलिस्ट से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि अगर कोई तनकीद करता है तो उन्हें लगता है कि पता नहीं हमें कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है कि हम तनकीद कर रहे हैं। यू नो, take this as an input maybe and do something about it because सारे लोग collectively गलत नहीं हो सकता है आपके यहाँ जो डिसीजन मेकर्स हैं वो भी गलतियां कर रहे हों। हम पीसीबी को ये कह रहे हैं। सो सिकंदर मैं आपको जी मीर साहब एक छोटी सी पर्सनल बात बता देता हूँ। अभी कुछ हफ्ते पहले जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है ये जो अभी यहाँ वहाँ पर मौजूद है अमेरिका में, इसकी ये बड़ी ट्रेनिंग हो रही थी ना पाकिस्तान में, आपको याद है ना जी। तो इनकी रमजान में भी बड़ी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद भी बड़ी ट्रेनिंग होती रही। तो एक दिन ये ट्रेनिंग करने के बाद रात को मैंने देखा, रात को कोई अराउंड 7:30 8 o'clock कि मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ जो हैं ये इस्लामाबाद क्लब के नेट्स में आगे बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट्स लगी होती है तो ये वहाँ पे आगे बॉलिंग कर रहे थे। तो मैं भी वीकेंड पे वहाँ पे चला जाता हूँ कोई रनिंग वनिंग के लिए, तो मैंने हारिस रऊफ को पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा जी भाईजान 10-12 दिन हो गए हैं गेंद को हाथ नहीं लगाया, बस हमें वो फिजिकल ट्रेनिंग ही कराई जा रहे हैं। और मोहम्मद आमिर साहब जो हैं ये डेस्परेट थे को बॉल को हाथ लगाने के लिए और बॉल करने के लिए। तो ये वहाँ पर जो आम से क्लब के बच्चे नहीं थे जो वहाँ पे बैटिंग कर रहे थे, तो इन्होंने उनको बॉलिंग करवाई कि जी हमने हाथ खोलना, हमें 10-12 दिन हो गए हैं कि हमने बॉलिंग ही नहीं कराई। यानी आप सोचें कि हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर जो है वो जो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे तो इनको क्रिकेट की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी, पता नहीं कौन सी फिजिकल ट्रेनिंग इनको दी जा रही थी। तो इनका ये तो हाल था, तो ये अमेरिका में जाकर क्या परफॉर्म करेंगे। चलिए वो भी जरूरी थी और उसके बाद तो कई मैचेस भी मिले ट्रेनिंग के लिए, मतलब प्रैक्टिस भी होनी चाहिए थी आ गई कि जब दे वर नॉट परफॉर्मिंग वेल फॉर द पास्ट कुछ टूर्नामेंट्स, तो हमें नजर आ ही रहा था कि वो किस तरफ जा रहे हैं। सिकंदर आप तो वाकई शर्टें पहन के आए हुए थे, आपको याद है कल हमारे शो में यूएसए की। नहीं तो देखो हाँ वैसे उस पे मुझे एतराज था सिकंदर, तो थोड़ा सा तो आप ब्लेम ले लें इस चीज का। लेकिन हम सिलेक्शन की बहुत बात कर रहे हैं, सिलेक्शन को भी जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें। फाइनल 11 तो फिर जाके कप्तान के ही हाथ में होती है, बड़ी से होती है इस चीज में कि हु इज गोइंग टू बी फाइनली प्लेइंग द मैच। तो वहां क्या हुआ, उन्होंने फिर भी इन्हीं लोगों को चूज किया। देखिए मैं स्टार्ट इस तरह करता हूँ, पोस्टमार्टम तो हामिद मीर साहब ने तकरीबन कर दिया है, हमें तो मना है
हामिद मीर साहब इतने बड़े आदमी हैं कि उनको फिक्र नहीं होती, वो खुलकर पोस्टमार्टम कर सकते हैं, मगर मोहसिन नकवी साहब ने हमें मना किया हुआ है कि जी पोस्टमार्टम ना करें। नहीं ऐसे मेरा नहीं ख्याल, ऐसे क्या नहीं किसी को मना नहीं किया हुआ। आप जरा अपना दिल से जो ऑनेस्ट जायजा है वो दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, प्लीज दीजिए सिकंदर। बेशक। ये चुल्लू है और ये पानी है, अब चुल्लू भर पानी में क्या करना है टीम को वो समझ जाए आप। अब मैं आपसे क्या बोलूं कि जो हामिद मीर साहब ने जो जिस तरह पोस्टमार्टम किया बहुत अच्छा किया है, और ये सारी चीजें मैं करूंगा जब हम फाइनली हमें पता लग जाएगा कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए अब वो सिचुएशन हो गई है कि जिसमें हो सकता है कि भारत जानबूझ के हार जाए अमेरिका से कि चलो जी तुम आ जाओ, पाकिस्तान रह जाए, ये हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूँ। इसलिए कि हमारे पास अब चॉइस यही रह गई है कि तीनों के तीनों मैच जीते हैं और बाकी वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं, ताकि हमारे वो जो रन रेट वगैरह है वो बेहतर हो जाए। अदरवाइज हमारे पास चलिए शुरू से शुरू करते हैं ना, कल हम अपने टॉप से शुरू करते हैं। हमारे ओपनर्स ने क्या कारकर्दगी दिखाई थी जी, शुरू से शुरू करें अपनी बारी, हमारी बैटिंग की बारी से। शुरू के 3-4 ओवर जब मैंने बाबर को बैटिंग करते हुए देखा, मैं हैरान रह गया कि ये वो बैट्समैन है जिसको हम किंग बाबर कहते हैं, ये कौन है यार? उसके बल्ले पर ही गेंद नहीं आ रहा था। आप देखें तो उठाकर उसके बार पैरों पे गेंद लग रही थी। जब पैरों पे किसी बैट्समैन की गेंद लगने लगती है तो इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग। नहीं तो अमेरिका की बॉलिंग एक्सेप्शनल थी इसका मतलब है, या हम आउट ऑफ फॉर्म थे? ना क्या बॉलिंग थी यार, आप बताएं ना। अमेरिकन बॉलिंग जो है वो दे वर बॉलिंग जस्ट नॉर्मल बॉलिंग, कोई नहीं ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग थी, मगर बाबर के बल्ले पर ही नहीं आ रही थी। उसके अलावा जो दूसरे जो है, मैं दूसरों के बारे में बाद में बात करूंगा, बाबर इज द मेन पर्सन, उसके बल्ले पर ही गेंद नहीं आ रही थी। चले जी सरवाइव करके, वो तो हम लकी थे कि वो रन आउट नहीं हुआ है बाबर। जब वो उसके ऊपर अपील हुई, सब वो भागकर बीच विकेटों में खड़ा हुआ था और फील्डर से मिस हो गई। अगर उस वक्त वो रन आउट होता तो पता नहीं 160 भी होते या नहीं होते। और बाकी तो हामिद मीर साहब ने बड़े अच्छी तरह डिफाइन कर दिया प्लेयरों को कि आप ऐसे प्लेयर, अब पहले मुझे नो बॉल से डर लगता था कि नो बॉल होती है तो अरे यार ये नो बॉल हो गई, अब वाइट बॉलों से डर लगने लगा है। हमारे मतलब ये कि उसने 7 गेंदें वाइट कर दी जो सुपर ओवर में, उसके अलावा चले जब बॉलिंग शुरू हुई हमारी, शुरू के जो 1.5 ओवर थे उसमें 5 वाइट बॉलें थी। मैं हैरान हूँ शाहीन शाह अफरीदी पे, आई एम वेरी सॉरी। मुझे कल शाहीन साहब आपके बस मतलब मुझे हैरत हो रही थी, शर्म आ रही थी, कोई गेंद आपका स्विंग नहीं हो रहा है, आप जबरदस्ती लाके जोर लगा रहे हैं। आपने वाइट पे वाइट, यानी कि यार अगर आपका गेंद अंदर आता है तो ऑफ स्टंप से आता है ना, अंदर टांगों से तो अंदर नहीं लेकर आते आप राइट हैंडर को कि वो वाइट पे वाइट हो रहे हैं। मतलब मैं क्या क्या बातें करूं। मतलब रिजवान का बल्ला भी कल नहीं चला, आजम खान तो आपको पता ही है, और उसके बाद उस्मान खान भी आ तो गए लेकिन चल नहीं पा रहे हैं वो हमारे लिए। भट्टी साहब अब आपके पास आएंगे। उस्मान खान पाकिस्तान टीम में क्यों है जी? उस्मान खान क्यों है टीम में? उन लड़कों का क्या कसूर है जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं? ये बात तो हम सिकंदर बहुत बार कर चुके हैं और ये भी पता कर चुके हैं, मतलब यूएई से निकाल के इधर लाके जैसे। नहीं सिकंदर, ये तो आपके महीने पहले के स्टेटमेंट्स में निकाल के सुना दूं आपको। तो आप कह रहे थे उस्मान खान बेचारे को जरूर खिलाएं, वो छोड़ के आया, जरूर खिलाएं बेचारा। जानबूझ के कह रहा था मैं जानबूझ के कह रहा था, इसलिए कि हमारे एक साथी थे जो कह रहे थे कि उसने जो है बड़ा काम किया है। मैं कहा भाई वो ना क्रिकेट खेलता है ना कुछ करता है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट था, खामोशी से बैठा रहता, क्या जरूरत थी आने की? इसलिए मैं कह रहा था खिलाओ उसको। बट आपका वैलिड सवाल है कि इतने फैन फेयर के साथ उसको लाए हैं तो हुआ क्या? अच्छा भट्टी साहब जल्दी से आप बता दें, ये तो सारी वो चीजें हैं। हुमा आखिरी चीज, वो एक अली अहमद लड़का है, अली अहमद लड़का जो अमेरिका से बॉलिंग कर रहा है। मैं तो दुआ कर रहा था कि वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे, मगर ऐसा ना हो कि पीसीबी उसको भी बुला ले। I don't know if anybody would want to be a part of this team जो इस वक्त प्रेजेंट हालात हैं टीम के। जी भट्टी साहब फाइनली आप भी बता दें, क्योंकि ये तो सारी वो चीजें ना that did not work out for पाकिस्तान। कोई ऐसी चीज which was okay, which worked out for us और हमने कुछ ट्राई किया, ठीक था, आगे बेहतरी हो सकती है। शादाब ने कल रन बनाए, मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज नहीं थी। शादाब का अब्दुल्ला असल काम बॉलिंग कराना था। जब बॉलिंग में आए तो बॉलिंग में उनको मार पड़ गई। देखें पाकिस्तान टीम के ये बेस्ट 15 नहीं थे, इससे बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी। हमने सलमान अली आगा को छोड़ के चले गए। हमारे पास जो PSL के बेस्ट
बॉलर थे उसामा मीर को सिर्फ इसलिए वहाब रियाज उनसे नाराज हो गए कि उन्होंने चेयरमैन को शिकायत कर दी कि साहब मुझे सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, तो उसामा मीर को हमने सिलेक्ट नहीं किया, अबरार को हम टीम के साथ लेके चल नहीं, शिकायत थी, सवाल था, वो तो सेलेक्ट नहीं किया था, तो ऑलरेडी सेलेक्ट नहीं कर रहे थे तो शिकायत हुई थी ना, या बात की थी, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने तो ये डायरेक्ट एक्सेस दी हुई है ना खिलाड़ियों को कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी पे तो वहाब रियाज नाराज हुए और उनको एनओसी नहीं दी गई इंग्लैंड की। देखिए बहुत मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, मोहसिन नकवी साहब इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो मुशीरों की टीम है जो क्रिकेट में उनको मशवरे दे रही है, माजरत के साथ उनके मशवरे इतने अच्छे नहीं। अब देखे ना, अब्दुल रज़ाक साहब जो चीफ सेलेक्टर है, हमारे दोस्त कुछ अरसे पहले हमारे साथ यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बैठा करते थे, आज वो अमेरिका में खुद टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं नेशनल सेलेक्टर। आप अंदाजा लगाएं कि हमारा फोकस कहाँ पर है, हमने फुल टाइम सेलेक्टर रखे हुए, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी क्रिकेट का ये अलमिया है कि कभी हम बांग्लादेश के खिलाफ 99 वर्ल्ड कप में हार जाते हैं, कभी आयरलैंड के खिलाफ 2007 के वर्ल्ड कप में हार जाते हैं। कल मेरे ख्याल में जिस अमेरिका के आखिरी सुपर ओवर जिस बॉलर ने करवाया ये इंडियन है, और उमर अब्दुल्ला ये सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये तो फुल टाइम क्रिकेटर भी नहीं है। और हमारे फुल टाइम क्रिकेटर जिनके लिए हमने $1-1 लाख अनाउंस किए हुए कि ये हमें वर्ल्ड कप जितवाएंगे, मेरे ख्याल में कौम को क्रिकेट के मैदान से एक बार फिर बहुत बुरी खबर मिली। हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा मसाइल हैं। देखिए हमारा वैसे मैं आई जस्ट ऐड भट्टी साहब के ये वही हमारे क्रिकेटर्स हैं जिनको अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बड़ी टेंशन हो जाती है, और बेशक किसी एक मेजर टूर्नामेंट पे बैठे हो, कंसंट्रेशन उनकी उधर ही होती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए कि नहीं हुए। आप दोनों हमारे साथ ही रहिए, सिकंदर एंड भट्टी साहब। वी आर डाइसेक्टिंग व्हाट हैपेंड एट द मैच यस्टरडे, पाकिस्तान और यूएस का मैच। पाकिस्तान और यूएस ये तो कहते हुए भी अब कोई नहीं भूलेगा वैसे इस चीज को, और यूएस ने ठीक ठाक किस्म का स्टैंप लगा दी है that they are a team to be reckoned with। लेकिन वर्ल्ड कप का इस T20 वर्ल्ड कप का पहला ही और बहुत बड़ा अपसेट इसे गिरदाना जा रहा है। जिस तरह भी आपकी कम्युनिकेशन हमें पहुंच रही है, तो उसमें एक दूसरा किसी ने ये भी कहा है कि हमने इतनी जाने से पहले फॉर ईयर्स हम ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन के, ये ट्राई कर लो तो वो कर लो, दिस शुड वर्क, बेसिकली प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर दिस टूर्नामेंट। और फिर जाके हम ये करते हैं, लगता ये है लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लड़के जो हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है खेल में। और सच बताएं तो व्हेन दे वर इन द स्टेडियम, जब वो पहुंचे हैं तो वो बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा था भट्टी साहब, सुबह से कंप्यूटर छोड़ के लड़के गेंद और बल्ले पकड़ते हैं और फिर अपनी सेकंड हॉबीज को, अपने पैशंस को उन्होंने इतने एंड तक ले गए हैं। और हमारा ये हाल है जहां 24/7 हम सिर्फ ये क्रिकेट ही खेल रहे हैं, हमारे क्रिकेटर्स और कुछ नहीं करते, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, उसके बावजूद ये हाल है। भट्टी साहब अच्छा हाँ चलें फिर बात करें, फिर एक सवाल बड़े जोर से हमने अपने क्रिकेटर्स को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा लिया है कि क्रिकेटर आइसक्रीम खा रहा है उसकी भी वीडियो रिलीज हो रही है, कोई चाय बना रहा है क्रिकेटर उसकी भी वीडियो रिलीज हो रही है। आप देखें ये काम दुनिया की और किसी टीम में नहीं होते। दुनिया की जो 20 टीमें इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आज भी मेरी ये ख्वाहिश है कि एज ए पाकिस्तानी ये वर्ल्ड कप जीते। लेकिन पाकिस्तान के अलावा दिगर जो 19 टीमें हैं, किसी ने वर्ल्ड कप का सॉन्ग नहीं बनाया, सॉन्ग आईसीसी ने बनाया। हमने वक्त से पहले इतने बड़े बड़े दावे कर दिए, लेकिन हमारी जो प्रिपरेशंस थी वो वर्ल्ड कप वाली प्रिपरेशंस नहीं थी। हमने जिस तरह मैंने पहले कहा, उसामा मीर को सिलेक्ट नहीं किया, हमने सलमान अली आगा को नजरअंदाज किया, अबरार अहमद टीम के साथ चल रहे हैं। हमारे पास बड़े बड़े एक्सपर्ट आके कह रहे हैं कि भाई अबरार मिस्ट्री स्पिनर है, उसको मौका दिया जाए, लेकिन हमारे कप्तान और हमारे जो कोचेज हैं वो टेस्ट से मस होने के लिए तैयार नहीं है। अबरार अहमद टीम के साथ सिर्फ जॉय राइडर की हैसियत से ट्रेवल कर रहे हैं, उनको नहीं खिला रहे। तो मेरे ख्याल में जब तक हम इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, पाकिस्तान टीम जो है उसमें बेहतरी की हमें गुंजाइश नजर नहीं आएगी। हमें चाहिए कि अब हमें डंडा उठाने की ज़रूरत है। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में अगर हम इसी तरह की टीमें सिलेक्ट करके इसी तरह के प्लेयर्स को ले जाते रहे, और कप्तान ये कहते रहे जी हमारी बैटिंग तो बहुत अच्छी थी, बैटिंग के पीछे कप्तान इसलिए चुप रहे कि वो खुद बैट्समैन है। भाई 159 रन अमेरिका के इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ
नाकाफी थे पाकिस्तान के। बिल्कुल मेरे ख्याल में अफसोसनाक चीज है, इसके अलावा वैसे ये यू आर वेरी राइट भट्टी साहब, ये अफसोसनाक बात है कि उस टारगेट को ये डिफेंड कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा टारगेट दिया गया था। मतलब पाकिस्तान टीम एक न्यूबी टीम को ये टारगेट दे रही है, तो उनको तो उड़ा के रख देना चाहिए। फिर आजम की दोबारा बात आती है, मुझे हमेशा लगता है कि आजम के अलावा भी बात होनी चाहिए, लेकिन एक सवाल बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं और जाहिर है लोग पूछ रहे हैं तो हम पूछेंगे आपसे कि भाई आजम से अगर कीपिंग नहीं करानी थी तो फिर तो सिलेक्शन की कोई वजह बनती ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं बनती। आजम बॉर्न विकेट कीपर है, अगर वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहा तो उसको टीम में नहीं होना चाहिए। वो जब उससे रन, अब देखें कल मैं अपने प्रोग्राम में भी बोला था जहां भट्टी साहब बोले थे इसको एक मौका और दें, ठीक है ना, एक मौका दे दें, तो आपने उसको मौका दे दिया, ना ही फेल। अब ये तो देखो अब्दुल्ला के आपके पास चॉइस क्या है, बाहर इमाद बैठा हुआ है, उनकी 36 साल की उनकी उम्र है, रिटायर्ड हो चुके थे, घर से पकड़ के लेके आए, उनके हाथ पैर जोड़ कर के आइए खेलें। ये जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, ये तो मैं कह के आपके सारे प्रोग्रामों में आप निकाल लें तो मैं यही बातें कर रहा हूँ कि उनको क्यों बुलाया गया, जब वो हमारी क्रिकेट से, पाकिस्तान से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लड़कों को एक्चुअली पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए अभी तक तो इमाद की परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन नहीं सुन तो लें, मुझे आमिर की आज तक समझ नहीं आई। वैसे आमिर हैज अदर बैगेजेस, अदर बैग्स विद हिम एज वेल ना, हैंगिंग ऑन द शोल्डर्स। जी जी सिकंदर, देखो आजम नहीं खेलता क्रिकेट के, नहीं जी, बहुत जो है वो 4 दिन की क्रिकेट मुझसे नहीं खेली जाती। अच्छा, अब आजम को अगर ट्राई करना था भट्टी साहब तो सुपर ओवर वाज द ओवर जिसमें आजम को अब लाए हैं किसी काम के लिए। जी भट्टी साहब, मेरे ख्याल में सुपर ओवर में फखर जमान और आजम खान को आना चाहिए था, और या फिर मोहम्मद रिजवान आते फखर जमान के साथ। इसके अलावा हमारे पास ये बेस्ट चॉइस नहीं थी कि इफ्तिखार अहमद को हमने भेज दिया। कल हम आजम को भेज देते ना, ताकि एक बार वंस फॉर ऑल आजम खान का केस। फिर जब आजम को भेजते और वो नाकाम होते तो हम ये कहते हैं कि आजम को क्यों भेज रहे हैं। दिस इज अ साइकिल व्हिच नेवर एंड्स। एटलीस्ट वो जस्टिफाई हो जाता जी, इसलिए था और अब इसको आउट कर दो। अब अफसोसनाक चीज ये है जो सिक्कू भाई अभी कह रहे थे, हमारे पास मिडिल ऑर्डर में अब बैट्समैन ही कोई नहीं है माशाल्लाह। आजम खान को अगले मैच में, अच्छा पता है क्या, हमें लगता है कि हम वो घोड़ा है जिसके इर्द गिर्द वो कवर लगे हुए हैं और हम अपने इर्द गिर्द नहीं देखते। हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, हम भी 2-4 लड़कों की बात करते हैं, हमारा पूल इस टाइम श्योर बहुत बड़ा होगा। सो सिक्कू आप कुछ बात कह रहे थे और बीच में फिर रुक गई थी। वो देखिए अभी जो ये बात कर रहे हैं ना कि सुपर ओवर में जो हमने हैंडलिंग की है, तो वो कहते हैं हमारे कप्तान की डेटा बहुत है मगर उनके पास माशाल्लाह से अकल नहीं है। तो जो अभी बातें हो रही हैं कि आपने इफ्तिखार को पूरे मैचों में, मैं कह के थक गया था कि बैटिंग ऊपर कराओ उसको, बैटिंग, और सुपर ओवर में उसको भेज दिया। यानी कि आप उनकी अकल की दाद दें उन कप्तान साहब की, और जो उनको मशवरा दे रहे थे, जो उनके वहां पे अजहर महमूद साहब हैं और दूसरे हैं। गोरा तो मुझे नजर आता ही नहीं है कुछ बातें करता हुआ, मुझे तो लगता है गोरा खामोश है, वो एक्टिव ही नहीं है। वो या तो उसको कोई चोट लगी हुई है, क्या है, वो बैठा ही रहता है। मैंने कभी उसको एक्टिव नहीं देखा, बस वो किताब लेके बैठा हुआ है। तो ये मतलब कोई अकल की बात होती है, एक शख्स को आप बैटिंग नहीं कराते। अच्छा वैसे गेंद किससे करानी चाहिए थी? हमें सुपर ओवर के लिए मोहम्मद आमिर की सिलेक्शन ठीक थी? देखिए मोहम्मद आमिर ने एक ओवर जो किया था बहुत अच्छा किया था, मगर अब उनके 9 बॉलों के बाद हमें वाइट बॉलों पे डाउट्स आने लगे हैं ना। यानी कि इतनी वाइट बॉलें, 7 वाइट बॉलें, 9 बॉलों का सुपर ओवर हुआ है, 9 बॉलों का। यानी कि यार इंतहा कर दी। मैं तो कल बड़े फखर से कह रहा था कि हमारी पेस अटैक आप ही, और हर वाइट बॉल पे 2-2 रन बन रहे थे। भट्टी साहब, योर थॉट्स ऑन मोहम्मद आमिर बीइंग द सुपर ओवर बॉलर? मेरा ख्याल में मोहम्मद आमिर का सुपर ओवर बनता नहीं था अब्दुल्ला। सुपर ओवर हमेशा आपका वो बॉलर कराता है जो बेस्ट बॉलर हो। तो मेरा ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी जो थे उनको वो he should have been there. We got it. अच्छा भट्टी साहब, थैंक यू फॉर योर पर्सपेक्टिव। सिकंदर आपको अगले घंटे में दोबारा तंग करेंगे हम, और फिर हारिस रऊफ की फुल टॉस की भी बात हमने करनी है। जी हम अब दोबारा से हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर फैजान लाखानी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपको पता है ना, ही इज इन डैलस। और हमने उनसे पूछा, टाइम डिफरेंस जरा हमने उन्हें अभी तंग नहीं किया, हमने उनसे पूछा बेसिकली कि पाकिस्तानी फैंस का क्या हाल है, तो ये बताया उन्होंने। हमें पता नहीं है लेकिन चले। फैंस का क्या, या हमारा भी हाल बुरा हो गया। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था
कि पाकिस्तान की टीम ऐसा खेलेगी यूएसए के अगेंस्ट। ठीक है, ये ज़रूर जहन में आ सकता है कि यूएसए के अगेंस्ट कॉम्प्लिसेंट नहीं होना, उसको आसान हरीफ नहीं समझना, बट ये शायद किसी ने ना सोचा होगा कि यूएसए से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में मैच हार जाएगा। पाकिस्तान एक फुल स्ट्रेंथ टीम है, मुसलसल खेलती आ रही है ये टीम। यूएसए से अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, तो ये रिज़ल्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस वर्ल्ड कप क्या, बहुत सारे वर्ल्ड कप्स का ये एक बहुत बड़ा अपसेट है। और यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की यूएस क्रिकेट टीम के कैप्टन मनांग पटेल ने, उन्होंने भी यही कहा कि उनके लिए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये यूएसए क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। तो ये किसी ने नहीं सोचा था। और जो फैंस यहाँ पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए थे, ना सिर्फ डेलस में रहने वाले पाकिस्तानी, डेलस के अतराफ़ में ह्यूस्टन से बहुत सारे पाकिस्तानी ट्रैवल करके यहाँ आए थे, ऑस्टिन से बहुत सारे पाकिस्तानी ट्रैवल करके आए थे, दीगर रियासतों से ट्रैवल करके आए थे। इनफैक्ट पाकिस्तान और दीगर ममालिक से भी फैंस यहाँ ट्रैवल करके आए हैं पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने। उन तमाम को बहुत मायूसी हुई इस रिज़ल्ट से। इनफैक्ट बहुत सारे फैंस तो ऐसे थे जो दूसरी इनिंग्स में आधा मैच मुकम्मल नहीं हुआ था, तो वो हिम्मत हार चुके थे, हौसला हार चुके थे और स्टेडियम से जाने लगे थे। तो ओवरऑल बहुत बुरी मायूस कुन क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली और ऐसी क्रिकेट की तवक्को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था और इसकी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर अब पाकिस्तान टीम ने स्टेप नहीं किया तो फिर शायद आगे जाना डिज़र्व ही नहीं करती। हाँ, वैसे दैट इज़ वेरी ट्रू। मतलब ठीक है, हालात हमारे को ख़ास नहीं थे, लेकिन एक इतनी न्यूबी टीम से नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हालात होंगे। फिर हमने फैज़ान से ये भी पूछा बिकॉज हमने देखा कि हमारी बॉलिंग में पैनिक नज़र आई और खिलाड़ियों में हमें एक वो बॉडी लैंग्वेज की, हम अर्लियर वी वर टॉकिंग अबाउट इट, तो एक गुस्सा भी देखने को मिला, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ ऑफ लगा हमें। तो इसकी क्या वजह थी, फैज़ान ने हमें ये बताया। देखिए, हर मौके पे ही पाकिस्तान की टीम पैनिक्ड नज़र आई। जब टॉस जीत के पहले बैटिंग की दावत दी गई, आइडिया था क्योंकि सुबह के सेशन में आधा पौना घंटा मुश्किल होनी थी, कंडीशंस यहाँ पे मॉइस्चर रहना था सुबह के सेशन में, बट पाकिस्तान ने उस वक्त भी विकेट्स लूज़ कर दी जिस मौके पे शायद थोड़ा सा स्टेडी होके आपको इनिंग्स को आगे बढ़ाना था, थोड़ा सा पिच के बिहेवियर चेंज होने का इंतजार करना था। बट स्टार्ट में ही पाकिस्तान ने पावर प्ले में ही 3 विकेटें गंवा दी। उसके बाद गो के शादाब खान और बाबर आजम के दरमियान एक अच्छी शराकत लगी 72 रन की, बट बैक टू बैक 2 विकेटें गंवा दी पाकिस्तान ने। तो फिर जो मोमेंटम हासिल किया था पाकिस्तान ने वहाँ पे बाबर आजम और शादाब की पार्टनरशिप से, वो मोमेंटम फिर लूज़ कर दिया पाकिस्तान ने। इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है उसको देखते हुए अमेरिका की, यूएसए की बैटिंग के आगे 160 एक अच्छा ना सही तो मुनासिब टोटल ज़रूर था। और पाकिस्तान की बॉलिंग, जिसमें शाहिन शाह अफरीदी, जिसमें हारिस रऊफ, जिसमें नसीम शाह, बड़े बड़े नाम मौजूद है, मोहम्मद आमिर, जिनको रिटायरमेंट से वापस भी लाया गया, ये सब जब मौजूद है, ऐसे बॉलर्स मौजूद है, तो उस टीम को डिफेंड करना चाहिए था। और फिर आप सुपर ओवर में आ गए, सुपर ओवर में भी वाइड्स दे रहे हैं, रन्स लीक कर रहे हैं। ओवरऑल डिसिप्लिन, जिस तरह आपने कहा, कहीं भी, और ये सिर्फ बॉलिंग में नहीं, किसी शोबे में भी डिसिप्लिन नहीं था, ना फील्डिंग में, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में। ओवरऑल खेल के तीनों शोबों में आउट क्लास किया यूएस के साथ। अच्छा, पाकिस्तानी फील्डिंग में भी ज़ाहिर है फारिग नहीं कहना चाहूँगा मैं, मतलब थे फारिग ही, बहुत ही ब्लैकलिस्टेड किस्म की फील्डिंग थी हमारी, और कोई एवेन्यू नहीं बचा, मतलब फील्डिंग पे हम आ गए। क्या कर रहे हैं हमारे कोचेस वगैरह, कहाँ बिजी हैं, ये बता नहीं रहे हैं इन सबको कि क्या व्हाट इज गोइंग ऑन बॉयज? फैज़ान का ये पर्सपेक्टिव है। देखिए, फील्डिंग दोनों टीमों में फ़र्क रही। आज अगर आप बात करें, अगर आप यूएसए की फील्डिंग देखें तो कमाल फील्डिंग थी। जो नसीम शाह एक इश्तिहार में आके कहते हैं ना, कमाल है यार, तो वो कमाल है यार वाली फील्डिंग आज यूएसए ने दिखाई। कहीं रन्स लीक नहीं किए, कहीं फील्डिंग में उनके आप ये कहें कि कोताही नज़र नहीं आई। तो फील्डिंग दोनों टीमों में फ़र्क था। जबकि पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी उसमें आपको देखा कि हमने कि किस तरह की फील्डिंग पाकिस्तान करता रहा। और कोच तो बहरहाल फील्डिंग का पाकिस्तान के पास मौजूद है, गैर मुल्की कोच फील्डिंग का पाकिस्तान के पास मौजूद है। देखिए, कोच खिलाड़ियों को बता सकता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ग्राउंड में जाके खिलाड़ी को ही परफॉर्म करना है, कोच को परफॉर्म नहीं करना। अगर खिलाड़ी ग्राउंड में मुकम्मल एफर्ट नहीं दे रहा तो फिर कोच दुनिया का बेहतरीन तरीन कोच ले आए,
वो कुछ फिर नहीं कर सकता उस टीम के लिए, अगर खिलाड़ी ग्राउंड में अपना करा तो। ग्राउंड में खिलाड़ी नहीं परफॉर्म करना है, आप 100 लवाज़मात कर लें, आप भरपूर ट्रेनिंग करा लें, आप फिज़िकल करा लें, नेट प्रैक्टिस करा लें, कोचेस रख लें, at the end of the day it's the player, it's the captain's team who has to perform. हम heartbroken है, it's very difficult for us to talk about anything else, लेकिन we do have something else to talk about, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हुकूमत ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। बड़े टेलिंग होते हैं फर्स्ट 100 डेज़। तो इस अरसे में जहाँ उनकी कारकर्दगी को सराहा जा रहा है, वहीं चीज़ों पर तनकीद भी ऑब्वियसली हो रही है, और सूबे में महंगाई में कमी देखी गई है, ख़ास तौर पर आटा, चीनी, घी, रोटी और सब्जियों के दाम जो हैं वो डेफिनेटली नीचे तो आए हैं। लोग तबसरे कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ की परफॉर्मेंस लोगों को इसलिए भी बहुत अच्छी लग रही है कि उन्होंने गुज़िश्ता दौर में बुज़दार हुकूमत को भुगता है। तो वो इंस्टेंट कंपैरिजन हो जाता है ना, आप समझे। मगर मरियम नवाज़ का मुकाबला बुज़दार से नहीं, साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ से किया जाएगा, जो उस ज़माने में शहबाज स्पीड के नाम से आपको पता ही है जाने जाते थे। सो दैट इज़ द कंपैरिजन दैट पीपल आर लुकिंग फॉर। माजी में आपको पता है बहुत बड़े बड़े तरक्याती अवामी फलाह के मंसूबे नून लीग का ब्रांड रहे हैं, पर्टिकुलरली पंजाब को लेकर। सर्टनली चाहे वो मेट्रोज़ हों, ऑरेंज ट्रेन्स हों, स्कूल्स हों, दानिश स्कूल्स हों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और इसमें तालीम और सेहत के मंसूबे भी शामिल हैं। मरीम नवाज़ भी बज़ाहिर उसी ब्रांड को लेकर आगे चलती नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी हमने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। पिछले इंतखाबी कैंपेन में भी हमने यही देखा। मरीम नवाज़ ने 3 दिन पहले दस्तक ऐप के इफ्तिताह पर अपनी हुकूमत के कुछ काम भी बताए हैं। पहली दफ़ा 76 ईयर्स में दरवाज़ा खटका के कि ये आपके लिए ये रमज़ान का पैकेज आया है, ये आप वसूल कर लें। लोगों की दहलीज़ तक अल्लाह के फजल से हमने रमज़ान का पैकेज पहुंचाया। 32 फील्ड हॉस्पिटल्स इस वक्त ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। वो रूरल एरियाज़ के लिए, वो गांव में जाके जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी दूर है, वो पूरे कंटेनर के अंदर, एक एयर कंडीशन कंटेनर के अंदर एक हॉस्पिटल है। जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन 6000 लोगों का रोज़ जो है वो इलाज कर रहे हैं। हमने सेफ सिटी के अंदर एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया है ख़वातीन के लिए। हज़ारों ख़वातीन के। आज़मा बुखारी हमारे साथ हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब। आज़मा, क्या हाल है आपका? आज़मा, बातें तो आपसे ऑब्वियसली मरियम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी अचीवमेंट्स और क्रिटिसिज्म पे करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ चंद अल्फाज कल के मैच के हवाले से हम सारों से पूछ रहे हैं। आपने देखा नहीं तो सुन तो लिया होगा। तो डेफिनेटली आपने लिया होगा कि हुआ क्या है कल हमारे साथ। बहुत शुक्रिया रीना, थैंक यू वेरी मच। काश मैंने ना देखा होता। और मैं जो है वो एक दिल है ना पाकिस्तानी, वो टिकता नहीं है कि जब भी पाकिस्तान का मैच होता है तो दिल चाहता है कि आप वो मैच देखें। कल मेरी कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मैं बैठ के मैच देखा। और मतलब एक वो कहते हैं ना पाकिस्तानी टीम सरप्राइजेस देती है, बट इस तरह का सरप्राइज देगी ये जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। कह दें आज़मा, ये तो शौक था, सरप्राइज तो कहीं से नहीं था। शॉक, आई वॉज अबाउट टू क्राई। मतलब वो मुझे बैठे बैठे मैंने शायर से माजरत के साथ क्रिकेट तेरे साल पे रोना आया, और बहुत ज्यादा ही आया कि मतलब ये भी वैसे देखे हमारे साथ अमेरिकी साजिश हुई है, अगर आप समझे तो, कि अमेरिका ने बताया नहीं कि उसने इतनी अच्छी टीम बना ली और वो ऐसा खेलने वाले हैं। असल साजिश यही है मेरा ख्याल है जो हुई है। ये कि अमेरिका बड़ी अच्छी तरह इंडिकेशंस दे रहा था कि वो बड़े तगड़े हो गए हैं। फिर बाज़ लोग कह रहे हैं हम इसलिए हार गए कि कुछ पैसे हमारे माफ हो जाएं। सो बड़े-बड़े मीम्स आपको पता है कि सोशल मीडिया पे तो फिर बनते ही हैं, वो उसमें हम बड़े अच्छे हैं, उस काम में हम बहुत अच्छे हैं, तो वो हम जरूर महसूस हो रहे हैं उन मीम्स से। कमिंग बैक टू द चीफ मिनिस्टर्स 100 डेज, अभी बताइएगा, बहुत सारे दावे किए जाते हैं, बहुत सारे ऐलानात होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐलानात बहुत दफ़ा हमने देखा है आगे नहीं बढ़ पाते उस तरह से जिस धूम धड़क्के से वो ऐलानात होते हैं। आप लोगों ने भी मुताद्दिद स्कीमें, मुताद्दिद प्रोग्राम शुरू कर दिए। सो क्या स्टेटस है इन सब चीज़ों का व्हेन वी टॉक टुडे अबाउट ऑल ऑफ देम? थैंक यू अब्दुल्ला। देखिए, मैं एक एक अगर प्रोजेक्ट के बताने लगूं तो मेरा ख्याल इतना टाइम आपके पास शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बात मैंने पहले भी कही थी, दोबारा गुजारिश कर रही हूँ कि जितने भी 43 इनिशिएटिव्स हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के,
वो तमाम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे हैं। कुछ हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। सबसे पहले जो निगहबान रमजान पैकेज था, जो 64 लाख खानदानों को पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में उनके घर के ऊपर बगैर किसी इंतजार के, बगैर किसी धक्के के उनको वो पैकेज हमने दिया। उसके बाद फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हैं, उसके ऊपर कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको जो है वो ट्वीट भी किया। उसकी इस वक्त जो 30,000 से ज्यादा डेली लोग जो है उससे मुस्तफीद हो रहे हैं और ये हम कर चुके हैं। उसके बाद जो चंद क्रिटिकल पेशेंट्स हैं या जो 2 लाख पेशेंट्स हैं पंजाब के अंदर जिनको कैंसर की, हेपेटाइटिस की, टीबी की और कार्डियोलॉजी की जो मेडिसिन है वो भी उसके डोर स्टेप के ऊपर दी जा रही हैं। ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। एयर एम्बुलेंस, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जून के एंड पर एयर एम्बुलेंस इंशाल्लाह ताला अपना जो वो शुरू कर देगी, अपना सर्विस देना शुरू कर देगी। और उससे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा का अपना जो जहाज है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब आ जाते हैं कैंसर हॉस्पिटल एक जो है वो लाहौर के अंदर बन रहा है। जाहिर है उस पर टाइम लगेगा, वो 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करना है। उसके साथ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है सरगोदा के अंदर, वो जो है वो भी 3 साल प्लस का प्रोजेक्ट है। लेकिन उसके बाद अब कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने 44th इनिशिएटिव को जो है वो शुरू किया है, जो है ट्रैक्टर स्कीम, जो किसानों को, जो छोटा किसान है उसको 50 से 70% तक सब्सिडी के साथ जो है वो किसान, तो आपको पता है ना आपसे नाराज भी हैं, गंदम की खरीदारी पे बहुत इशू हुआ था। अब आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये करना है कि इनमें से कितने मंसूबे जो हैं, अगर हम परसेंटेज की बात देखें, क्योंकि जनूबी पंजाब का हमेशा ये शिकवा रहा है कि भाई वज़ीर आला जो हैं, चाहे कोई भी हो, वो ज़्यादा वक्त, चाहे इससे पहले वाले तो थे ही जनूबी पंजाब से, लेकिन उन्होंने क्या किया वो भी सबके सामने कि ज़्यादातर लाहौर और उसके इर्द गिर्द ही रहती हैं। जब भी कोई पंजाब का वज़ीर आला होता है तो हमारे अजला या हमारी तरफ तवज्जो कम होती है। इनमें से कितने मनसूबों का फोकस जो है वो जनूबी पंजाब की तरफ है? सारे जनूबी पंजाब की तरफ है। हमारी मुस्लिम लीग नून की डिक्शनरी में जो है वो ये नहीं है कि जनूबी पंजाब जो है वो अलहदा है और बाकी पूरा पंजाब अलहदा है। तमाम इनिशिएटिव जो चीफ मिनिस्टर साहिबा के हैं वो तमाम इक्वली इंप्लीमेंट हो रहे हैं। बल्कि मैं आपको याद कराना चाहूँ कि जो क्लिनिक ऑन व्हील्स है और फील्ड हॉस्पिटल है, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद सबसे पहले उसका इनॉग्रेशन उन्होंने भावलपुर से जाके किया था। और भावलपुर के गांव में जो है वो फील्ड हॉस्पिटल को लेके गई थी, वहां पर एक जो है वो खवातीन का खुद भी उन्होंने जो है वहां पर इलाज कराया था। तो ये इनिशिएटिव्स जो है सारे, ये इनमें से 95% जो है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट होने हैं। वो किसान कार्ड हो, वो ये ट्रैक्टर स्कीम हो, उसके साथ जैसे मैंने कहा कि सेहत की जो रीवैम्पिंग चल रही है, सेहत के ऊपर जितना फोकस इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा का है शायद ही किसी फील्ड के ऊपर होगा। और हेल्थ जो हमारे BHUs और RHC जो है स्टेट ऑफ द आर्ट, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो है पूरे मुल्क के अंदर, वो शायद जो है वो शर्मा जाएंगे वो फील्ड, वो BHUs और RHUs को देख के, जहाँ कहा जाता था जी वहां पर गधे बंदे होते हैं, वहां पर ये नहीं होता। तमाम तर फैसिलिटीज के साथ BHUs और RHCs का इफ्तिताह कर रही हैं। उसके बाद 100 यूनिट वाले जो हमारे सारिफीन हैं उनके लिए जो है सोलर पैनल्स जो है इंशाल्लाह उसका बहुत जल्द उनको देने का इफ्तिताह जो है वो कर दिया जाएगा। उसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है, उनकी प्रोक्योरमेंट जो है वो चल रही है। उसके साथ अपना घर छत जो है वो भी इसी साल का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 3000 घर बनाने हैं। राइट आसमा, ये अच्छी आप रिविजिट भी करवा रही हैं और ऑब्वियसली उनकी अपडेट्स भी दे रही हैं, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है, ऑब्जर्वर्स का कहना है कि जितनी भी अचीवमेंट्स हों दे आर लाइकली टू बी ओवरशैडोड बाय वन थिंग, हद के इज्जत जैसा मुतनाज़ कानून जो बनाया गया है, जिसकी बाय द वे ऑपोजिशन समेत, इंसानी हकूक समेत, सहाफ़ी हल्के सारे शदीद एतराज़ कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये चीज़ जो है ये ओवरशैडो कर सकती है उनकी बाकी अचीवमेंट्स। इसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं देखो, ऐसा नहीं है। मुझे ये बताओ कि ठीक है डेफेमेशन बिल के ऊपर आप लोगों के एतराज़ात बिल्कुल होंगे सर आंखों पे, लेकिन रोटी की कीमत जो 12 रुपए होगी वो ओवरशैडो कैसे हो जाएगी? उसको जो आम आदमी जो है वो 20-25 रुपए रोटी खरीदता था, उसको अब 12 रुपए की जो है वो रोटी मिल रही है। उसका आटे का थैला जो है वो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत आने के बाद जो है वो 1200 रुपए से अब तो 1300 रुपए के करीब जो है वो जा रहा है, वो कम हो रहा है। तो वो ओवरशैडो कैसे हो जाएगा? देखिए डेफेमेशन बिल के ऊपर हम एक लंबी बात कर सकते हैं, हम बैठे भी
मैंने खुद इनवाइट किया था, हमारे जो है तंजीमी नुमाइंदे आए भी थे और हम बहुत अच्छा वो कर रहे थे। 2 तजावीज़ बाय द वे उनकी इनकॉर्पोरेट उसी दिन उसी बिल के अंदर कर भी दी गई थी। और लेकिन अल्लाह जाने वो क्या हुआ कि वो सिंपल सा एक लॉ है। नहीं आज़मा साहिबा बड़े ही बसद एहतराम, इतना सिंपल नहीं है एक्चुअली। उसमें बहुत सारी शक्लें ऐसी हैं जिस पे बहुत सारे जाहिर है अगर किसी को देखिए अगर इतना सिंपल होता तो ट्रस्ट अस, यहाँ पर मीडिया भी तैयार बैठा है कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, शुद्र बेमहार कोई ना हो। सो नॉट टेकिंग अवे व्हाट गुड हैज बीन डन इन दीस 100 डेज, उसमें हमेशा कोई ना कोई डाउटफुल एलिमेंट रह जाता है, तो लिहाजा इतना सिंपली हम उसको ब्रश ऑफ तो नहीं कर सकते। और जब जहां अच्छी चीजों को बहुत हाईलाइट करते हैं वहां अगर हुकूमत कोई गलत इकदाम उठा रही होती है, मेरा ख्याल है उसको हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि हाँ जी कोई कह रहा है, जाहिर है हम जहां अच्छी चीजें हैं उनको बता भी रहे हैं लोगों को कि भाई इस पे फिर सोचें और इस पे कुछ गौर करें। जी 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 जनाब स्पीकर क्या है? जी 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 ओके, थैंक यू जनाब स्पीकर। मेरी गुजारिश ये है कि जो मुझे कोई सॉलिड इतराज़ात जो अभी तक सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे थे जिसके ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जब हम उसको क्लॉज बाय क्लॉज रीड भी कर रहे थे ना, तो बहुत सारी चीज़ों पे मिसअंडरस्टैंडिंग शायद थी या समझने की जो है वो प्रॉब्लम थी। सिंपल सिविल सूट है, इसके अंदर किसी तरह का कोई रियासती पुलिस का एलिमेंट, किसी और तरह का कोई जेल का एलिमेंट शामिल नहीं है, जैसे पूरी दुनिया में होता है। आप एक सिविल सूट फाइल करते हैं और फाइल करने के बाद डैमेजेस जो है वो आप क्लेम करते हैं, ये इस टाइप का सूट है। और ये मैं आपको रेस्ट श्योर करना चाहती हूँ अब्दुल्ला रलीना कि ये जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, अभी तक मुझे वैसे भी बताओ जितने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं आज तक काम कर रहे हैं, कितनों को डेफेमेशन के जो इतना पहले क्रिमिनल जो है वो प्रोसीडिंग्स वाला डेफेमेशन लॉ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता था, उसकी कितने लोगों को नोटिस मिले होंगे? बहुत कम को। ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का इशू ही नहीं है, ये उन जर्नलिस्ट का इशू है जो प्रोपेगेंडा सेल चलाते हैं। उन जर्नलिस्ट का इशू, उनको जर्नलिस्ट आप लोग कहते हैं, मैं तो फिर उनको जर्नलिस्ट नहीं मानती, जो किसी प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा हो या वो किसी एजेंडे के ऊपर जो है वो लोगों की तस्दीक करके डॉलर कमाना चाहते हो। ये जो लोग तस्दीक को एक फन की तरह इस्तेमाल करते हैं या जिनकी पूरी जो सहाफत है वो सिर्फ तस्दीक और इल्जाम लगाना है, उनको इशू हो सकता है। प्रोफेशनल सहाफी को इससे कोई इशू नहीं है, ना कभी हुआ है ना होने देंगे। लेकिन बात यह है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि सिंपल ये कहा गया है कि जो शख्स इल्जाम लगा रहा है वो सबूत पेश करेगा, तो इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है? जिसको इल्जाम लगाने का शौक है, जिसने इल्जाम लगाया है, उसको सबूत भी देना चाहिए ना। और उन लोगों का या ये हम ये समझ लें कि जी हमें बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाना जायज करार दे दिया जाए, तो वो एक अलग बात है। ये सबूत और इल्ज़ाम ये और बातें हैं, इस लॉ में और भी बहुत सी बातें। खैर ये लॉ आज डिस्कस करना हमारा मौजू नहीं था, हमारा 100 डेज की कारकर्दगी पे हम बात कर रहे थे, लेकिन हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ इस पे अगर एतराज़ है, जहाँ अच्छी चीज़ें हाईलाइट होती हैं, वहाँ जिस पे एतराज़ है उस पर बैठ के ज़रूर गौर होना चाहिए, बात होनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स को एक दफ़ा हो गया, मेरा ख्याल है आप कई दफ़ा बता चुकी हैं, आप दोबारा बुलाएं, आप दोबारा बिठाएं। और यू आर द गवर्नमेंट, आपको एक बड़े का किरदार भी अदा करना चाहिए। आप बिला वजह की लड़ाई या बिला वजह की एनिमोसिटी क्यों मोल लेंगी जब सभी एतराज कर रहे हैं? वी होप दैट सेंस वुड प्रिवेल, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें हैं बहुत सारी जो काबिल एतराज हैं। ये तो एक ऑब्जर्वेशन है हमारी, बट वी नीड टू रैप दिस अप लास्टली, क्योंकि हम 100 दिनों की बात कर रहे हैं। अगले 100 दिन क्या देखेंगे हम? हाँ, अगले 100 दिन क्या देखेंगे? एंड ऑल्सो प्लीज ये बता दें वजीर आला को, साहिबा को ये मैटर करता है कि क्रिटिसिज्म ऐसी चीजों पे भी आती है कि जी उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म क्यों पहनी, पुलिस एहलकार का दुपट्टा क्यों ठीक किया, बहुत इस पे बातचीत होती है। फिर ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि जी ये तो आई हैं कि ये टिकटॉक वगैरह बनाती रहे, मतलब बहुत सी बातें इस किस्म की होती हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? डज इट इवन रीच हर, बॉदर हर एट ऑल? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम सब बहुत इंजॉय करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा के इनकी पूरी सियासत जो है वो, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जूता कौन सा पहना है, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कपड़े कौन से पहने हैं, वो लग कैसी रही हैं, वो उसके ऊपर है। अल्लाह की शान ये है कि टिकटॉक वो बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर आपको टिकटॉक पे क्या करती हुई नजर आ रही हैं? किसी BHU का कर रही हैं, किसी हॉस्पिटल में जा रही हैं, किसी स्कूल में जा रही हैं, किसी जो है वो दवाई देने किसी के घर गई है, ये कर रही है टिकटॉक पे। दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टी जहाँ पे हुकूमत में है, जरा वहां तो देखे टिकटॉक पे क्या हो रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटेरिएट में आग लगी हुई थी और उनका जो वहाँ का नेरो है वो खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, उनकी तो जरा टिकटॉक निकाल के देखें। और जो खुद सोशल मीडिया को हमेशा जो है वो ऑन करते हैं, जो कहते रहे सोशल मीडिया बड़ी ताकत होती है, बड़ी पावर होती है, उनको जो है उनको दिल चाहता है कि चीफ मिनिस्टर जो है उनको काम करती हुई पंजाब की हम वापस आ गए हैं और हम क्रिकेट की बात करेंगे क्योंकि अभी हमारे क्रिकेट में बात करने के लिए हमारे साथ पिछले घंटे में हामिद मीर साहब, सिकंदर बख्श साहब और भट्टी साहब मौजूद थे। और सिकू को तो हमने रोक लिया था कि अगले घंटे में हमारा साथ देंगे और इस मरतबा मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्श, आपसे चूँकि बात हो रही थी, मज़हर साहब को ज़रा अब शामिल करेंगे डिस्कशन में। सुमर साहब, वी नो आर्डेंट फैन ऑफ क्रिकेट, आप भी, आपके ख्याल में इस टीम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखना हमारी पहली गलती थी या फिर अभी टूर्नामेंट बाकी है, हम ठीक हो जाएंगे? ठीक है, टूर्नामेंट तो बाकी है। हाँ वो तो है, बट यू नो दिस वाज नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट, दिस वाज एन अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट। नहीं, अनएक्सपेक्टेड तो बड़ा माइल्ड सा वर्ड है, लेकिन ये कि तवक्को अभी जाहिर है हम आउट नहीं हुए हैं उससे, लेकिन हमारी ओवरऑल आप देखें ना, हम सिर्फ किसी परफॉर्मेंस पर बात कर ले, वो ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस थी, बुरी परफॉर्मेंस थी, ओवरऑल अप्रोच जो है हमारी वही प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। आप देखेंगे टीम की जो कॉम्बिनेशन है वो कम से कम इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए 1 साल पहले आपकी तैयार होनी चाहिए। आपकी पूरी, आप देखें, आपके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से लेके कोच से लेके आपको पता ही नहीं होता कि कल क्या चीज तब्दील हो जाएगी। तो जब इतनी अनसर्टेनिटी हो तो आप टीम को डेवलप कैसे कर सकते हैं? मुझे तो साल भर पहले से ये अंदाजा हो रहा था कि ये टीम जो है ये चैंपियनशिप के लिए जा ही नहीं सकती, यानी जाने से मुराद ये कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकती। आप पूरी साल की परफॉर्मेंस देखते हैं, आप ये देखें ना, अभी मैं सिकंदर से ये बात कर रहा था, आप ये देखेंगे उस्मान पाकिस्तानी टीम के साथ कब से जुड़ा हुआ है, अभी 2 परफॉर्मेंस पर आप उसको पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बना देते हैं। यानी हमारी अप्रोच देखें ना, हमारी मेंटल अप्रोच देखें, हमारी प्रोफेशनल अप्रोच देखें कि एक प्लेयर ऑल ऑफ अ सडन आके 2 परफॉर्मेंस देता है और वो नेशनल टीम का हिस्सा बन जाता है। आपके फास्ट बॉलर्स पिछले 1 साल से क्लिक ही नहीं कर रहे। शाहीन शाह अफरीदी को देख लें आप, अगर क्लिक नहीं कर रहे तो 6 महीने पहले फैसला कर लें यार कि ये फास्ट। देखिए, सुनील गावस्कर ने एक बड़े गोल्डन वर्ड्स कहते कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो क्लास का आप तयन करें कि इस प्लेयर के अंदर क्लास है या नहीं है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। परफॉर्मेंस अच्छी होती है, हम 2 खराब परफॉर्मेंस पे प्लेयर को बाहर कर देते हैं और 2 अच्छी परफॉर्मेंस पे प्लेयर को इन कर देते हैं। तो इस पूरे टूर्नामेंट के लिए हमारी तैयारी थी ही नहीं। हमारी तैयारी में वो सारे आएंगे। आप देखें, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, हमारे यहाँ पॉलिटिकल अप्रोच होती है, प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होती। हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, एक हुकूमत जाती है तो दूसरी हुकूमत आकर सबसे पहले टारगेट क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को करती है, इसलिए कि टूर्स बहुत होते हैं, पैसा बहुत है। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप देखें जरा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ। आपने पूरी उसकी हायरार्की देख लें क्रिकेट बोर्ड की, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैंने क्रिकेट अपनी यूनिवर्सिटी डेज में जरूर खेली है, लेकिन क्रिकेट को फॉलो बहुत किया है मैंने, और जो फॉर्मर क्रिकेट चेयरमैन थे उनसे भी बहुत अच्छा वो रहा है। एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करते थे पहले, एसोसिएशंस फैसला करती थी इस तरह चीज़ों को। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट, जैसे अक्सर सिकंदर कहते रहते हैं, आपने फिर डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म कर दें। आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दिया आपने। अब अगर रिवाइव किया है तो उसके बाद भी अभी तक वो उसका कोई फॉर्मल रिवाइवल किस स्टेज पे वो आज तक पता नहीं लग सका, क्योंकि मतलब हॉकी वाले भी रोते रहते हैं कि भाई वो रिवाइवल होता है, होके नहीं देता। सिकू, हम पिछली गुफ्तगू में भट्टी साहब कह रहे थे कि Amir was not the right choice for the super over. It should have been Shaheen. Shaheen, at the end of the day, is the best that we have. देखिए, पहले तो मैं ये प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि मजहर साहब यहाँ पे क्रिकेट पे बात करने आए, मुझे कभी इन्होंने पॉलिटिकल शो में नहीं बुलाया। आप अपनी पॉलिटिकल कमेंट्री की गुंजाइश निकाल लेते हैं। आ जाते हैं आप तो पॉलिटिक्स में बात कर रहा हूँ। क्रिकेट में देखें, बड़ा अच्छा उन्होंने ट्विस्ट दिया। बात कर, देखिए, शाहीन ने सबसे गंदी बॉलिंग की है। जो उसकी रेपुटेशन है, जो उसका नाम है, आपने उसकी शुरू के ओवर देखे, टांग से बाहर वो गेंदें कर रहा है, गेंद अंदर आ रही है तो वो टांग के ऊपर कर रहा है। ये कौन सी बॉलिंग है?
इतना नाम, इतनी शोहरत, हम सब आप पे डिपेंड कर रहे हैं, उसने क्या बॉलिंग की है। मगर ये कि आमिर का ओवर शायद इसलिए बनता था कि उसने जो सेकंड लास्ट ओवर कराया था, उसने शायद 6-7 मैच में वापस ले आए थे किसी न किसी तरह। हाँ, वो वापस लेके आए थे, शायद यही उसका बेस बना। मगर जो बैटिंग ऑर्डर था वो तो हॉरेबल था। इफ्तिखार से आप बैटिंग कराते नहीं है, उसको आपने बॉल फेस करने को भेजा। जो सबसे ज्यादा हिटर है उसको आपने सेकंड नंबर पे रख दिया, फखर को। फखर तो सबसे अच्छी हिटिंग करता है, उसको आपने खिलाना था। और फिर सारे आजम की बात कर रहे हैं, हो सकता है उनके जहन में आजम का नाम इसलिए नहीं गया कि उससे रन ही नहीं हो रहे। तो मैं समझता तो चॉइस ऑफ जो प्लेयर्स थे वो गलत थी। और दूसरा कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि सिकंदर लास्ट ओवर जो हमें सुपर ओवर में लेके गया हारिस रऊफ, मतलब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उधर क्या हुआ? अदरवाइज वी वुड हैव फिनिश्ड इट ओवर देयर। ये लास्ट ओवर में सुपर ओवर में जाने की जुर्रत, मतलब ये किस तरह हो गया? हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, लास्ट ओवर के अंदर कोई 15-16 रन रहते थे। वो तो उसने एक शू का जो हिट मारी थी और मिड ऑफ के ऊपर उस लड़के से हाथ से रुक गई थी, 1 रन हुआ, वो चौका था। अगर वो हो जाता तो खेल ही खत्म हो गया था। तो हमारे बॉलर्स ने एक्चुअली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है, बहुत ज्यादा। हम कल परसों के प्रोग्राम में मैं कह रहा था कि हमारी इस बॉलिंग अटैक के साथ फास्ट बॉलर्स की हम उस न्यूयॉर्क की पिच पे उड़ा देंगे, मगर अब तो मुझे नहीं लग रहा। मैं हैरान हूँ। आमिर इज एन ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है, कोई ऐसी खास चीज नहीं कर रहा। आधे वक्त तो वो लेग स्पिन गेंदें करता रहता है। और हारिस रऊफ की बॉलिंग आपने देख ली, आपने नसीम शाह की बॉलिंग देख ली, आपने शाहीन की, किसी ने भी बॉलिंग सही नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि लड़कों को क्या हो गया। देखें, हमें क्रिकेट को सुधर। सिकंदर, मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर ने जो सेकंड लास्ट ओवर कराया था वो अच्छा नहीं कराया, वो बहुत अच्छा कराया था, वो बहुत अच्छा कराया था। और हम सबको ये लग रहा है कि अगर ये फैसला हुआ तो सुपर ओवर का तो उसी बेसिस पे हुआ होगा। दिया गया था, लेकिन सुपर ओवर बात मैंने कही अभी, सुपर ओवर बहुत ही खराब कराया उसने। लेकिन हारिस तो मुझे नहीं पता कि हारिस को का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देखिए, सिर्फ स्पीड का होना काफी नहीं होता। ये बिल्कुल मतलब का भी होना है। आप जेफ थॉमसन और ग्लेन मैग्रा को का फर्क देख लें। आप जेफ थॉमसन की स्पीड थी 100 के करीब वो फेंकता था, और ग्लेन मैग्रा की जो है वो बहुत तेज बॉल नहीं थी, लेकिन इतना एक्यूरेट बॉलर था वो। हमारे यहाँ ये है कि आप सिर्फ स्पीड की बुनियाद पे आप वो नहीं कर सकते। और जो आखिरी 3 बॉलों में 13 रन चाहिए थे। चलिए, that is all the time we have. Thank you gentlemen. सिकू, आई एम श्योर आप देख रहे हैं कि हमारे क्रिकेट तज्जियाकारों की तादाद किस हिसाब से बढ़ रही है। Everybody wants to put in their 2 cents as well. ईद भी आ रही है भाई, वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है, ईद भी आ रही है लोगों, इसलिए मतलब खुश होएं। हाँ, we need to be like you know excited about something. और इसको हम कुर्बानी नहीं समझेंगे जो हुई है कल। So It's not for life, you know. We will inshallah survive, move on. क्या है जी, मवेशी मंडी की सूरत हाल बछड़े दिखा रही हैं हफ्सा उस्मान को, जबरदस्त वाले। Okay, let's watch. ज़बरदस्त और बड़े ही खूबसूरत जानवर जो हैं इस मंडी में मौजूद हैं। ख़रीदार भी आ रहे हैं और एक विंडो शॉपिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ कुछ ख़रीदार जो हैं वो सीरियस भी हैं और आके यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत जोड़ी है यहाँ पे बैलों की, और इनकी कम अज़ कम कीमत जो है वो 22 लाख रुपए बताई जा रही है। रेट थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जानवर जो हैं वो बड़ी खूबसूरत जो है यहाँ पे मौजूद है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे इसी तरह से बकरे भी मौजूद हैं। बकरों की कीमतें भी जो हैं वो आसमान से बातें करती हैं हमें नज़र आ रही हैं। कोई भी बकरा अगर आप यहाँ लेने आते हैं तकरीबन 60 से 70 हज़ार से जो है वो बकरे शुरू, उनकी कीमतें शुरू हो रही हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत की। उन्होंने यही कहा कि जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा है, पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो महंगाई और ज़्यादा हो गई है। ये पांडा लुकिंग दुब्बे बहुत क्यूट थे। हाँ, इन्हें गर्मी नहीं लग रही है ऊन के साथ। इंशाल्लाह वील सी यू ऑन मंडे।